नमस्कार। जरा सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश कोई राज्य नहीं बल्कि एक देश होता तो पता है क्या होता? ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाता। आज हम इसी विशाल और महत्वपूर्ण राज्य की गहराई में उतरने वाले हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब आप जानते हैं सिर्फ एक नंबर में नहीं छिपा है। इसका जवाब यहाँ की ज़मीन में है, यहाँ की नदियों में है और यहाँ के इतिहास में है। तो चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, लगभग 20 करोड़। एक पल के लिए बस इस विशाल संख्या के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो शक्ति है जो भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करती है और एक बहुत बड़े सामाजिक ताने बाने की कहानी कहती है। तो चलिए इस विशाल प्रदेश की एक एक परत को खोलते हैं। हम सिर्फ आबादी के आंकड़ों से आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी को भारत का पॉलिटिकल और एग्रीकल्चरल इंजन क्यों कहा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी बातों से। इसकी राजधानी है लखनऊ और एरिया के हिसाब से देखें तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ की जमीन, अरे वाह, इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि इसे भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आजादी के बाद 1950 में इसे अपना मौजूदा नाम उत्तर प्रदेश मिला। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश को समझना है तो सबसे पहले हमें इसकी ज़मीन को, इसकी ज्योग्राफी को समझना होगा। इस राज्य का भूगोल 3 बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है और ये तीनों हिस्से मिलकर ही यूपी की पूरी कहानी बनाते हैं। चलिए सबसे उत्तर से शुरू करते हैं। यहाँ हमें मिलता है भाभर तराई का इलाका। ये हिमालय के ठीक नीचे का हिस्सा है, एकदम तलहटी। ये अपने घने जंगलों और उन अनोखी नदियों के लिए जाना जाता है जो जमीन के अंदर गायब होने के बाद कुछ दूर जाकर फिर से सतह पर आ जाती हैं। सचमुच एक बहुत ही अनोखा और उपजाऊ इलाका है ये। और फिर हम आते हैं राज्य के धड़कते हुए दिल पर, यानी गंगा के मैदान पर। यह इलाका राज्य के करीब करीब 3/4 हिस्से में फैला हुआ है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा, सपाट और बेहद उपजाऊ मैदान है जिसे गंगा और उसकी सहायक नदियों ने हजारों सालों की मेहनत से बनाया है। यूपी की जो कृषि शक्ति है ना, उसका सारा राज इसी मैदान में छिपा है। और आखिर में जैसे ही हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, नज़ारा एकदम से बदल जाता है। यहाँ है दक्षिणी पठार, जो प्राचीन विंध्य रेंज का हिस्सा है। ये एक उबड़-खाबड़ और पहाड़ी इलाका है और यहाँ की अपनी अलग चुनौतियां हैं, जैसे कि कम बारिश होना। तो जब हम इन तीनों इलाकों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ उत्तर के घने जंगल, बीच में लहलहाते उपजाऊ खेत और दक्षिण में खनिजों से भरपूर पठार। हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी अलग खासियत। अब इन अलग अलग जमीनों को एक धागे में पिरोने का काम कौन करता है? वो हैं यहाँ की नदियाँ। तो अब हम यूपी की जीवन रेखा, यानी इसकी नदियों, बांधों और झीलों पर नजर डालेंगे, जो करोड़ों लोगों और खेतों की प्यास बुझाती हैं। सही मायनों में उत्तर प्रदेश नदियों का एक जाल है। हाँ, गंगा और यमुना सिस्टम तो सबसे अहम है, लेकिन इनके अलावा भी घाघरा, गोमती, सोन, शारदा जैसी कई नदियां हैं जो इस राज्य की जीवन रेखाएं हैं। ये नदियां सिर्फ पानी ही नहीं देती, बल्कि अपने साथ लाई मिट्टी से जमीन को उपजाऊ भी बनाती हैं। और हाँ, जब हम पानी के मैनेजमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध का जिक्र करना तो बनता है। ये रिहंद नदी पर बना है और ये भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। ये दिखाता है कि राज्य में वाटर मैनेजमेंट कितने बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये जो उपजाऊ जमीन है, ये जो पानी का इतना बड़ा नेटवर्क है, ये सिर्फ हम इंसानों का ही घर नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक जन्नत है। तो चलिए अब यूपी के जंगलों की सैर करते हैं और यहाँ की अद्भुत बायोडायवर्सिटी से मिलते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वो है दुधवा नेशनल पार्क। ये यूपी में वो इकलौती जगह है जहाँ बाघ और गैंडे दोनों एक ही जंगल में एक साथ रहते हैं। सोचिए कितना खास होगा ये नज़ारा। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ का इकोसिस्टम कितना अनोखा है। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंघा, यानी स्वैम्प डियर। इसके जंगलों में आपको बाघ, तेंदुए और हाथी भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, सब कुछ इतना अच्छा नहीं है। गंगा नदी में रहने वाले घड़ियाल और डॉल्फिन जैसी जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, वो आज बड़े खतरे में हैं, जो हमें संरक्षण के महत्व की लगातार याद दिलाती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि संरक्षण के प्रयास लगातार जारी हैं। हाल ही में रानीपुर में राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है और ये बुंदेलखंड इलाके में पहला है। ये बाघों के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है।
तो हमने ज़मीन की बात की, नदियों की बात की, जंगलों की भी बात की, लेकिन यूपी की असली कहानी तो यहाँ रहने वाले लगभग 20 करोड़ लोगों के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो अब चलिए अपना ध्यान यहाँ के लोगों और उनकी प्रगति पर लगाते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो तरक्की तो हुई है, पर एक चुनौती अभी भी सामने खड़ी है। राज्य की जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो करीब 70% है, लेकिन जब हम इसे तोड़कर देखते हैं तो एक बड़ा गैप नजर आता है। पुरुषों में ये 79% से ज्यादा है, जबकि महिलाओं में ये 60% से भी कम है। अब शिक्षा में इस गैप को भरने के लिए और गरीबी जैसी दूसरी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार कई बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। आइए उनमें से एक पर करीब से नजर डालते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है शून्य गरीबी अभियान। इसका तरीका एकदम साफ और टारगेटेड है। पहला कदम, हर गांव में सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों को पहचानो। दूसरा कदम, सरकारी योजनाओं का फायदा और पैसा सीधे इन्हीं परिवारों तक पहुंचाओ। और तीसरा और सबसे अहम, एक साफ लक्ष्य रखो। 2027 तक उत्तर प्रदेश को गरीबी से मुक्त करना है। तो इन सब बातों को अगर एक लाइन में समेटना हो तो ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। महाकाव्य के पैमाने की भूमि जो अपने प्राचीन भूगोल को आधुनिक महत्वाकांक्षा के साथ संतुलित कर रही है। ये वाक्य यूपी के आज और कल की एकदम सही तस्वीर पेश करता है। और अंत में हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जैसे जैसे भारत का ये हृदय प्रदेश, ये हार्टलैंड बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो अपने लोगों, अपने सीमित संसाधनों और अपनी अनमोल प्राकृतिक विरासत के बीच एक संतुलन कैसे बनाए रखेगा, क्योंकि भविष्य इसी संतुलन पर टिका है।